हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एयर क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होगा अप टू डेट, चाहे करंट अफेयर हो, एचपीजी के हो, सभी सेक्शन का आपको वहाँ पे आपको अप टू डेट टाइमली जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस अपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है 200 का, वे आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बोला गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है, वे आपका कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है वह आपका कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक की जो राजधानी है वे बेंगलोर है, ये भी आपने याद रखना है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वे भी बेंगलोर में ही है और बेंगलोर को स्पेस सिटी, गार्डन सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछा जाए कि विश्व का कौन सा देश जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ब्राज़ील जो है, वर्ल्ड का जो है वो ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह आपने इम्पोर्टेंट कुछ अन्य फसलों के बारे में याद रखना है, जैसे सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादक राज्य है वे कौन सा है, वे पश्चिम बंगाल है, ये आपने याद रखना है। गेहूं का जो है वो उत्तर प्रदेश है, मक्के का मध्य प्रदेश है, ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट का जो है वो पश्चिम बंगाल है और चाय की बात करते हैं, चाय का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वे असम है और असम के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल है। और रबड़ का जो है वो केरल है, ये भी आपने याद रखना है। कर्नाटक और किसका मुख्य उत्पादक है, तो रेशम का जो है कर्नाटक जो है वो रेशम का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और चंदन का भी मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो भी कर्नाटक ही है, ये भी आपने याद रखना है। काली मिर्च जो है सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है, केरल इसका उत्पादक है। लाल मिर्च का तमिलनाडु है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, वे कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का पीएच मान जो है वो कितना होता है, तो मानव शरीर का जो पीएच होता है, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा आपने ये। तो पीएच का जो मान होता है मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, भी कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 से लेकर 7.8 तक होता है। बात करते हैं पीएच, आपसे एग्जाम में तो बात करते हैं पीएच के बारे में। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वे होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने नोट कर लेना है। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वे कितना होता है, वे 7 से लेकर 7.8 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज। तो भारत में एसोसिएशन का जो गठन है वे कौन सा अधिकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में एसोसिएशन का जो गठन है वे आपका एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में।
तो भारतीय संविधान के शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे स्टार्टिंग में भारतीय संविधान ने। परंतु जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसे कानूनी अधिकार जो था वो बनाया गया था। वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में जो है वो कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रेजेंट में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, और जो कि संविधान के भाग 3 पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है इनका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं, और इनका जो वर्णन है वे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है इनका वर्णन है। अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे समानता का अधिकार हो गया, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं मौलिक अधिकार, ये भी आपने याद रखना है। तो भारत में एसोसिएशन का जो गठन है वे एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि चेलियां समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चेलियां समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चेलियां समिति जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। कर सुधार जो है, टैक्स रिफॉर्म्स जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चेलियां समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द गिवन डिवाइस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल? दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग जो है वो रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए जो है वो किया जाता है? तो डिवाइस जो है वो काउंटिंग ब्लड सेल के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसे हेमोसाइटोमीटर जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हेमोसाइटोमीटर का जो यूज़ है वे ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है वो उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीवाणु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो है वो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा सभागार जो है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सभागार है वे आपका श्री षणमुखानंद हॉल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हु अचीव्ड द हाईएस्ट बैलून फ्लाइट इन इंडिया? तो बोला गया कि भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजय पंत सिंघानिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वे कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है वो बैंक है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वे आपका मुंबई में है, ये भी आपने याद रखना है। महाराष्ट्र स्टेट में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? वे बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता है? व्हाट डज द डीप सैफ्रॉन कलर ऑफ द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग इंडिकेट? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का गहरा केसरी रंग जो है वो क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ताकत और साहस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो गहरा केसरी रंग है वे ताकत और साहस को दर्शाता है। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका जो डिज़ाइन था वे किसने तैयार किया था? वे पिंगली वेंकैया। ये आपने नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिज़ाइन है वे किसने तैयार किया था?
वे पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो था वो तिरंगे का जो डिज़ाइन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो इन्होंने ही तैयार किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग जो है वो ताकत और साहस को दर्शाता है, स्ट्रेंथ एंड कॉरेज को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? तो भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है वे आपकी जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो आपको पता है ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला गया है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के जो लेखक हैं वे कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समंदर मेरे अंदर? तो एक समंदर मेरे अंदर जो पुस्तक है वे इसके जो राइटर हैं वे किसके द्वारा जो है इसके जो लेखक हैं वे कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संजीव जोशी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक समंदर मेरे अंदर जो पुस्तक है वे लिखी गई है, लेखक जो हैं उसके वो संजीव जोशी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया कि द सिख सैनिक जत्था खालसा किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो थी वो की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वे गुरु नानक देव जी थे, जिनका जो जन्म था वे कहाँ ननकाना साहिब में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। और सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका जो जन्म था वे पटना में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे इन्हीं के द्वारा जो थी वो की गई थी। लंगर की जो शुरुआत थी वे गुरु नानक देव जी द्वारा की गई थी, ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि मिल्खा सिंह को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ये एथलीट से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे एथलेटिक्स से, ठीक है, और एक जीब मिल्खा सिंह है। एक बात आपने और याद रखनी है, जीब मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे किससे है? वे गोल्फ से है, ये आपने याद रखना है। मिल्खा सिंह का जो संबंध था वे आपका एथलेटिक्स से था, और जीब मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे गोल्फ के साथ है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, बोला गया कि अर्जुन अवार्ड किस वर्ष से प्रारंभ हुए थे? अर्जुन अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, तो वर्ष 1961 में जो थी वो अर्जुन अवार्ड जो थे वो प्रारंभ हुए थे, स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका जो संबंध है वे स्पोर्ट्स के साथ है, खेल के साथ है, ये भी आपने याद रखना है। तो अर्जुन अवार्ड का जो संबंध है वे किससे है? वे खेल से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बोला गया कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर। राष्ट्रीय गान पहली बार जो था वो वर्ष 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता थे, लेखक जो थे वो कौन थे? वे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगले प्रश्न चलते हैं, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वे सासाराम में है, जो कि बिहार स्टेट में है। बाबर का जो मकबरा है वे काबुल अफगानिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, और अकबर का जो है वो सिकंदराबाद में है। जहांगीर का लाहौर में है, ये भी आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है? द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्र के साथ जो सबसे लंबी सीमा लगती है वे गुजरात स्टेट की लगती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो रेल संग्रहालय है वह चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, छत्रपति टर्मिनस कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहू इज़ अ फेमस डांस फ्रॉम, तो बिहू एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कबाब और बिरयानी किस भारतीय रसोई के व्यंजन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका बदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला और सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो किस शहर में है? तो इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन विच सिटी, तो भारत का पहला और सबसे पुराना संग्रहालय जो है म्यूजियम जो है वो कोलकाता में है जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया कि गंगौर महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो गंगौर महोत्सव जो है वो आपका राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, असम में ब्राक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राक वैली इन असम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो असम की जो ब्राक घाटी है वे चाय की खेती के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नेपियर संग्रहालय जो है केरल के किस शहर में स्थित है? तो नेपियर म्यूजियम जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। नागालैंड की जो कैपिटल है वे कोहिमा है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कंबाला स्पोर्ट जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन विच स्टेट, तो ये कर्नाटका में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो इसकी जो स्थापना थी वे इसकी जो यूएनओ की जो स्थापना थी वे 24 अक्टूबर 1945 को जो थी वो 51 देशों द्वारा जो थी वो की गई थी। तो पहले तो आपने याद रखना है इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कितनी कंट्रीज़ द्वारा की थी इसकी स्थापना? तो 51 देशों द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो नामकरण है, इसे जो नाम दिया था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था जो कि उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वर्तमान सदस्य की जो संख्या है यूएन में वे कितनी है? 193 है। अभी जो इसका नया सदस्य जो बना है 193 जो सदस्य बना है वे दक्षिणी सूडान बना है। और मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क में है जो कि मैनहट्टन द्वीप पर है, ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबी और चीनी जो है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इसके जो मुख्य कार्य हैं ये अपने संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्य और सिद्धांतों पर जो है वो सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। और इसके संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य अंग हैं वे कौन कौन से हैं? महासभा जनरल असेंबली होगी, सिक्योरिटी काउंसिल होगी, आर्थिक और सामाजिक परिषद होगी, न्यास परिषद होगी, ट्रस्टशिप काउंसिल होगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सचिवालय सेक्रेटरीट हो गया। ये संयुक्त राष्ट्र के जो है वो मुख्य अंग हैं। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे 5 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 5 हैं, ये आपने याद रखना है कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और चीन हो गया। ये जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो हैं वो 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी आपने याद रखना है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर ना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जो है वो आपको ये क्वेश्चन जो होंगे, नोट्स जो होंगे शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपीजी की हो, इंडियन जीके हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, कमीशन और कमेटियाँ हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने 9816270168 नंबर पे आपने जो है वो पेमेंट जो है मात्र 200 रुपीज़ का पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपको अप टू डेट जो है वो कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट जो है वो आपको वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।